तक लेके गए। इसके अंदर मैं आपके सामने एग्जांपल रख देता हूँ आईबीएम की। आईबीएम जो है ये, मैं इसकी फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन मशहूर कंपनी है अमेरिका की। मैं ये नहीं बात कर रहा फाउंडेशन की। 1970s में ये दुनिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज में से थी और उस वक्त इनका मेन जो बिजनेस था वो था मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये पूरी दुनिया को बेचते थे और बिजनेस वाज वेरी सक्सेसफुल, लार्जेस्ट कॉर्पोरेट सेलर था। अब आप बच्चे मेन फ्रेम कंप्यूटर समझते ना हो तो मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ये तकरीबन एक रूम के बराबर कंप्यूटर होता है, एक बड़ा कंप्यूटर होता है। यू कैन से इज इक्वल टू बिग टेबल। लेकिन क्या होता है इसके अंदर सेफ्टी फीचर ज़्यादा होते हैं, सिक्योरिटी फीचर अच्छे होते हैं। इसलिए हमारी जितनी भी एटीएम्स चलती हैं, एमसीबी की हो या मेज़ान की हो, किसी भी बैंक की हो, वो अभी भी मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं ताकि सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, डेटे को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। तो ये सारी इसी के साथ होती हैं। अब होता ये है कि अगर आप इस चीज़ को यूँ लेके चलते हो कि हम देखते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता ये हुआ कि पर्सनल कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर होने लग गया। पर्सनल कंप्यूटर ज़्यादा यानी छोटा डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर ज़्यादा मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया। तो उसके साथ-साथ नेटवर्किंग की नई टेक्नोलॉजी आ गई। नेटवर्किंग के मदद से कुछ कंप्यूटर्स को जोड़कर छोटी ऑर्गेनाइजेशन और मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस को मेन फ्रेम कंप्यूटर की ज़रूरत ही ना रही। नतीजा ये हुआ कि हालात खासे ख़राब हो गए आईबीएम के लिए। इस हद तक हालात आगे बढ़े कि आईबीएम ने अपना जो लैपटॉप का प्रोजेक्ट है वो लिनोवो के हैंडओवर कर दिया और ऐसी सूरत हाल में अब मैनेजमेंट के लिए एक चैलेंज पैदा हो गया कि हम इसको किस तरह से मैनेज करेंगे। लेकिन उन्होंने किस तरह मैनेज किया? उन्होंने इस तरह मैनेज किया कि एक नई अपॉर्चुनिटी को अवेल किया कि अमेरिका के जितने भी बिजनेसेस हैं, उनको एक प्रॉब्लम है कि उनको मैनेजमेंट और आईटी कंसल्टेंसी और रिसर्च वर्क के अंदर हेल्प की ज़रूरत है। तो उन्होंने जो है वो सर्विसेज में काम शुरू कर दिया, सर्विसेज सेक्टर में, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैनेजेरियल प्रॉब्लम है कोई या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रॉब्लम है तो उसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इस कंसल्टेंसी में जो कंपेटिटर इनके पीछे लगे हुए थे वो इनको फॉलो नहीं कर सकते थे, लिहाजा यहाँ से इन्होंने अपने कैश फ्लो को मैनेज किया और अपने आप को आज भी स्टेबल रखा हुआ है। तो ये है वो मैनेजेरियल स्किल जिसके अंदर एक इंसान गुजरते हुए हालात में अच्छी अपॉर्चुनिटी को पिक करता है। इसी तरह एक और सक्सेस स्टोरी जो है वो कोडेक की है। कोडेक फिल्म ये एक ज़माने में फिल्म हुआ करती थी जो हम कैमरे में डालते थे। तो ये कोई 36 या 24 पिक्चर खींचती थी, इसके ऊपर आते थे, इस पे फ्रेम होते थे, फ्रेम पे पिक्चर बनती थी और मोर और लेस आप ये कह सकते हैं कि आपको हर 36 पिक्चर खींचने के लिए एक रोल की ज़रूरत पड़ती थी विद बैटरी। अब ये इनपुट थी कैमरे की। हुआ ये कि आहिस्ता-आहिस्ता डिजिटल कैमरा सामने आना शुरू हो गया। तो डिजिटल कैमरा जैसे ही 4 मेगापिक्सल तक पहुंचा या इससे ऊपर गया तो इस रोल की ज़रूरत नहीं रही। लेंस से पिक्चर खींचती है और वो वैसे सेव हो जाती है जैसे कि डाटा सेव होता है। तो नतीजा ये हुआ कि जो कोडेक है उसका बिजनेस जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता उस कैश फ्लो की शक्ल में ना रहा और थोड़ा कोलैप्स होना शुरू हो गया। उसकी जो ये सिचुएशन थी इसको हल करने के लिए उन्होंने नेक्स्ट इनिशिएटिव ये लिया कि उन्होंने भी डिजिटल कैमरा लॉन्च कर दिया कोडेक के नाम से। वहाँ पर भी उन्होंने कुछ हद तक मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त मार्केट में 3 बड़े प्लेयर थे जो मार्केट को बहुत हद तक कैप्चर कर चुके थे। उसके अंदर नाइकोन था, कैनन था, ओलंपस था, तो बड़ी टफ कंपटीशन था। अब कोडेक को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी बचानी थी, अपने ब्रांड इमेज को भी सेव रखना था। तो ऐसी सूरत-हाल में नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जो है वो मेडिकल साइंस या मेडिकल स्पोर्ट के जो वर्क है उसको बढ़ा दिया, यानी उन्होंने एक्स-रे फ़िल्म बनाना शुरू कर दी, सीटी स्कैन फ़िल्म बनाना शुरू कर दी, एमआरआई एक मेडिकल मशीन होती है जिसके अंदर ब्रेन का एक्स-रे होता है, वो रोल बनाने शुरू कर दी, यानी अपना रवायती रोल छोड़ दिया और ये वाला जो कोडेक का है और इसकी जगह उसकी प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने अपना जो सक्सेस है उसको अचीव किया, अपने गोल को हासिल किया। तो ये वो डिफ़िकल्टीज़ थी जिसके अंदर
अच्छी मैनेजरियल स्किल्स ने उन्हें कामयाब बनाया। लेकिन आप बच्चों को ये बताता चलूं कि अभी तक जितना काम किया है उसके अंदर यहाँ तक जो काम था ये आपके याद करने का है, यानी मेमोराइज करने का। ये जो मैंने केस शेयर किए हैं ये आपको मैंने प्रैक्टिकल के साथ थोड़ा सा इन टच किया है कि आपको अंदाजा हो कि अमली तौर पे मैनेजमेंट किस तरह से अप्लाई की जाती है, कि किसी सिनेरियो में अपनी सिचुएशन को असेस करके सही अल्टरनेटिव को चूज करके आगे बढ़ने का नाम ही मैनेजमेंट है। अब हम आगे चलते हैं और फिर जब आप उसको चूज करते हैं तो उसके मुताबिक अपने रिसोर्सेज और पीपल को मैनेज किया जाता है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो ये पहला टॉपिक हमारा आज का कवर हो जाता है, जिसको हमने कहा था कि आज हम समझेंगे कि मैनेजमेंट के का मतलब क्या है। लेकिन आज के लेक्चर के आउटकम में हमें जहन में ये भी रखना चाहिए कि हमने ये भी सोच रखा है कि हमें मैनेजमेंट की टर्म की समझ आए, तो क्या वो समझ आ गई है? आई होप कि आपको आ गई है। अच्छा, दूसरी चीज जो है आज हमने ये कही थी कि हम बात करेंगे कि पावर का मीनिंग जो है हमारे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में क्या है, और इसी डिटेल में जाएंगे। देखिए, पावर अगर आप अपनी नेटिव ज़बान में कहें तो ये एक सलाहियत है कि इंसान किसी पर ऐसा असर करे या ऐसा दबाव डाले कि वो वही करे जो हम उसे कहते हैं और उसके अलावा कुछ ना करें, या वो ऐसी हरकत से बाज आ जाए जिससे हम उसे रोकना चाहते हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ, पावर इट इज पोटेंशियल एबिलिटी ये ऑफ अ पर्सन और ग्रुप, ये एक शख्स या एक ग्रुप की सलाहियत है कि वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ऑन अदर पर्सन इन ग्रुप, कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी दूसरे पर्सन या ग्रुप पे। और इट इज एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन द वे वन वांट्स देम टू बी डन, कि जिस तरह हम चाहते हैं वो बिल्कुल उस तरह काम करे, जिस तरह हम चाहते हैं वो बिल्कुल उस तरह बिहेव करे। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये पावर है। Power is the capacity to exert influence, make someone act according to your preferences. पावर जो है ये एक कैपेसिटी है कि हम इन्फ्लुएंस करें और क्या करें, मेक समवन एक्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंसेस, कि आप किसी को इस तरह बाउंड करें कि वो वही करे जो आप चाहते हैं। तो आप ये कह लीजिए कि ताकत या पावर वो सलाहियत है जिससे हम दूसरे से अपनी बात मनवा सकते हैं और उससे वो काम करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो इसे हम कहते हैं, ये क्या है, ये पावर है। तो पावर का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि जनाब सलाहियत है, ताकत है दूसरे से अपनी बात मनवाने की, आसान अल्फाज में दूसरे से अपनी बात मनवाने की। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि दो एक्सपर्ट्स ने एक जमाने में रिसर्च की कि ऐसी कौन कौन सी सलाहियत होती हैं जिसमें इंसान के पास, सॉरी, ऐसी कौन कौन सी सूरतें होती हैं जिसमें इंसान के पास ये सलाहियत आ जाती है और वो दूसरों से अपनी बात आसानी मनवा लेता है। इसमें कौन कौन सी ऐसी सूरत हो सकती है? इसके अंदर दो रिसर्चर्स का नाम बड़ा मशहूर है, जॉन फ्रेंच एंड बर्ट्रैंड रेवन। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे अपने जमाने में, और अभी भी इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमेशा जब भी बात आती है पावर की तो इनका जिक्र जरूर आता है कि कौन कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं, ये कौन कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिसमें इंसान के पास ये इख्तियार आ जाता है कि वो दूसरे से अपनी बात मनवा ले। तो पहली सूरत जो इन्होंने बयान की है वो है रिवार्ड पावर। रिवार्ड पावर, इनाम देने की ताकत, रिवार्ड देने की ताकत। देखिए, आप बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम बहुत सारी जगह पे अपनी बात इसलिए मनवा लेते हैं कि हमारी जेब में पैसे हैं। मिसाल के तौर पे, हम किसी टूर से आए हैं, सैर करके आए, हमारी गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है, हम जाते हैं कार वॉश पे, उसे कहते हैं चलो गाड़ी धो। अब गाड़ी हमने गंदी की है, वॉश वो कर रहा है, क्यों कर रहा है? सोचा आपने? क्योंकि हम उसे पैसे दे सकते हैं, हम उसे उसका इनाम दे सकते हैं, पे कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने कपड़े ड्राई क्लीनर को जाके देते हैं कि चलो वॉश करो, वो क्यों करता है जी? क्योंकि हम उससे पे कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है किसी बार्बर शॉप पे जाते हैं और जाके कहते हैं कि चलो मेरे बाल काटो। अब बाल बाज का डस्टी भी होते हैं, गर्मियों में पसीना भी आया होता है, तो वो बेचारा पहले बेसन में, सिंक में आपके वो
सर को लेके जाता है, फिर वो क्या करता है, सर यहाँ रखे, फिर बेचारा शैम्पू करता है उसको, बाल साफ करता है, फिर टॉवल से उसे खुश्क करता है, फिर ड्रायर मारता है, फिर उसकी कटिंग करता है। क्यों कर रहा है बेचारा? बिकॉज वी कैन पे, हम उसे पे कर सकते हैं। सो दिस इज ऑन द बेसिस, दिस इज ऑन द बेसिस that a person have an ability to reward, एक बंदे के पास ability है कि वो reward कर सकता है दूसरे person को, carrying out order or meeting others requirement. तो this is a person has power over an other, ये दूसरे बंदे पे इंसान एक power रखता है। क्यों? He can give reward to him, क्योंकि वो उसे reward दे सकता है। अब अगर हम अपनी ऑफिशियल इन्वायरमेंट में आ जाएं, जैसे कि मैं एक मैनेजर हूं या आप कल को इंशाल्लाह एक मैनेजर बनेंगे, तो उस वक्त हमारे पास भी तो रिवार्ड की ताकत होगी। क्या ताकत होगी? हम अपने जूनियर्स की प्रमोशंस करा सकते हैं, हम किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए उनका रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन जैसे कि पे रेजिज हो गया, प्रमोशन हो गया, डिजायरेबल असाइनमेंट हो गई, ये हम उन्हें दे सकते हैं, फौरन से ट्रेनिंग करवा सकते हैं, और लेट से और कई ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए हम टैकल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी सलाहियत है जो इन ऑफिशियल इन्वायरमेंट हमारे पास होती है। हम इसे कहते हैं, ये क्या है? हमारी रिवार्ड पावर है। सो रिवार्ड पावर क्या है कि अगर हमारे पास किसी की अदायगी करने के लिए, किसी को पे करने के लिए पैसे मौजूद हैं, तो हम इसे कहते हैं ये हमारी रिवार्ड पावर है। अब जहां तक सवाल है हमारा, इससे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो बात आ जाती है क्या जी? कोर्सिव पावर। तो देखिए, कोर्सिव पावर जो है ये है पावर टू पनिश, पावर टू पनिश, किसी को सजा देने की ताकत, पावर टू पनिश। वैसे तो बहुत सारे लोग आज तक इस बुनियाद पे हमारे से कई काम करा चुके हैं। याद कीजिए हमारा स्कूल का दौर, जब हमारे टीचर्स के पास शतूत की सोटी होती थी, और शतूत की सोटी इसलिए होती थी कि वो शतूत की सोटी लचकदार होती थी, एक दफ़ा मारो 2 दफ़ा लगती थी, जैसे स्प्रिंग होता है। उसके ऊपर अक्सर उन्होंने, वो उस ज़माने में नीटों की टेप आती थी, वो चढ़ाई होती थी, और वो कहते थे कि मोला बख्श यार है बिगड़ों तिगड़ों का, और वो हमें जो भी कहते थे वो हम याद करते थे, याद कीजिए। और रात को अगर कोई चीज़ याद ना की हो तो 2 बजे जाग खुल जाती थी कि यार सुबह फैंटी बड़ी पढ़नी है, उठ जा, उठ के कायदे आज़म के 14 नकात याद कर ले बेटा, वरना सुबह तेरी खैर नहीं। तो लिहाजा पावर टू पनिश। बहरहाल आगे चल के हम देखेंगे कि वो अच्छा तरीका नहीं था, लेकिन हमारे उस्ताद ने हमें ये सिखा दिया। चले बहरहाल फिर बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन असल बात ये है कि वो जो ताकत थी, वो जो पावर थी, उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हमें सिखा दिया। अच्छा, अब ये जो पावर है, हम कहते हैं पावर ऑन द बेस ऑफ पर्सन्स एबिलिटी टू पनिश another for not meeting requirement। अगर सबक ना याद किया तो फिर पिटाई होगी। So it is a negative side of the reward। तो ये negative side reward है। ये भी एक बहस आगे चल के बिहेवियर स्टडीज में कि नेगेटिव रिवार्ड अच्छे होते हैं या पॉजिटिव रिवार्ड अच्छे होते हैं। तो साबित वहां जाके ये होता है कि पॉजिटिव रिवार्ड अच्छे हैं, लेकिन नेगेटिव रिवार्ड भी कई जगह काम कर जाते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, बाज लोग पाबंदी नहीं करते लॉकडाउन की, तो फिर वो क्या करते हैं, पुलिस वाले उनके कान पकड़ा देते हैं, और फायदा क्या होता है कि आइंदा दूसरे उसको देख के फिर ना करेंगे। तो ये भी एक तरीका है। लेकिन हम आते हैं अपनी ऑफिशियल इन्वायरमेंट में, जहाँ पे हम एज अ बॉस काम कर रहे हैं, हम एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम एज अ बॉस काम कर रहे हैं, मैनेजर काम कर रहे हैं, या किसी की पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास भी ये सलाहियत है कि हम क्या कर सकते हैं। हम किसी को डिसमिस कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, या हम उसे कोई ऐसा काम दे सकते हैं जो ज़्यादा प्लेजेंट वर्क ना हो, अनप्लेजेंट वर्क हो, ठीक है ना। तो अनप्लेजेंट वर्क जो है, इसकी मिसाल ये दे सकते हैं कि ऑफिस में तमाम जो हमारे ऑफिस बॉयज हैं उनको हम दे रहे हैं फाइल को ले जाना लाना, लेटर्स को इधर उधर पहुंचाना, लेकिन एक ऑफिस बॉय कहते हैं कि बेटा तूने जाना हमारे बाथरूम का जो मैट है उसे साफ करना है, या तूने वॉशरूम के शीशे जाके साफ करने। तो ये किसी के लिए अनप्लेजेंट हो सकता है। इसी तरह किसी जमाने में कहते हैं कि अंग्रेज जो है वो काला पानी भेज देते थे लोगों को,
तो ये जो है ये इस तरह की सजा हो सकती है। इसी तरह पुलिस में होता है अक्सर कि जो एसएचओ तंग कर रहा होता है पुलिस वालों को या वो नापसंद कर रहे होते हैं, उसको ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ क्राइम रेट बड़ा हाई हो, कि उसको लग पता जाए। तो ये भी होता है कि एक ऐसी असाइनमेंट दे दी जाए जो बड़ी अनप्लेजेंट हो, तो ये भी तो एक सजा है। अच्छा, प्रमोशन रोक दी जाए, ये भी सजा है। और अगर आपका इंक्रीमेंट रोक दिया जाए तो ये भी तो सजा है। तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये हमारी जो है कोर्सिव पावर है। तो ये भी इस्तेमाल होती है। तो अभी तक दो पावर हो गई, कौन कौन सी? एक रिवार्ड पावर और एक कोर्सिव पावर। अब चलते हैं तीसरी तरफ। तीसरी तरफ आ जाती है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर जो है वो पावर है जिसके अंदर आपके पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज आ जाती है या आपके पास कोई ऐसा स्पेशल नॉलेज आ जाता है जो आम तौर पे दूसरों के पास नहीं होता। सो पावर ऑन द base of perception or belief that one person has some relevant expertise or special knowledge that other do not। कि एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसी एक्सपर्टीज है जो कि एक बंदे के पास है लेकिन दूसरे के पास नहीं है या कम है, कमयाब है, स्कैर्स है ये नॉलेज। अब इस नॉलेज की बुनियाद के ऊपर आपकी बात लोग मानते हैं कि यार ये इस फील्ड का एक्सपर्ट है, ये जो कह रहा है वो ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए कि मैं एक बैरिस्टर होता और मेरे अंडर कुछ जूनियर लॉयर्स होते, तो मेरे सीनियर होने की वजह से वो मेरे पास आते और मेरे से एडवाइस हासिल करते और उस एडवाइस को वो ओबे करते। और ओबे करने की क्या वजह होती? वो कहते यार ये सर बड़े नॉलेजेबल पर्सन है अपनी फील्ड के, अगर इनकी बात ना मानी ना तो हमारा प्रोफेशनल करियर हिट हो जाएगा, लिहाजा हमें चाहिए कि हम ये जो भी हमें बात समझा रहे हैं उन्हें तरीके से समझें। तो लिहाजा उस पर मेरी एडवाइस या जो भी मैं कहता हूँ वो करते चले जाते हैं। इसी तरह के ज़माने में आई आई वाज इन चार्ज इन इन इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टी। तो फैकल्टी जो है वो मेरी बात बड़ी सुनते थे, जूनियर टीचर्स होते थे। उसकी वजह ये होती थी कि वो ये समझते थे कि अगर उन्होंने मेरी बात को ना समझा तो शायद वो सक्सेसफुल ना हो सके। तो पास बहुत एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, नॉलेज की वजह से जो लोग आपको ओबे करते हैं, इसको एक्सपर्ट पावर कहते हैं। इसकी एक खसूसियत ये होती है कि ये देर तक इंसान के दिल पे हुकूमत कर सकते हैं आप इसकी मदद से। और एक मैं इसमें यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि ये जो चीज़ होती है, इससे जो इंसान जैसे कि एक सीएमए क्वालिफाइड बंदा है, एक्सपर्ट है, पीपल है, विल डू एज सजेस्ट, जैसा आप सजेस्ट करते हैं ऐसा ही वो करते हैं, या आप रिपोर्ट्स पे जो कमेंट्स देते हैं उसे माना जाता है क्योंकि आप अपनी फील्ड के क्या हैं, एक्सपर्ट हैं। तो ये एक बड़ा फर्क है। एक तो ये पावर बड़े अरसे तक चलती है, थोड़ी लॉन्ग रन चलती। दूसरा इसकी खूबी ये है कि ये सरों पे हुकूमत करने की बात नहीं है, दिलों पे हुकूमत करने वाली बात है कि इंसान इल्मियत से दूसरे को इंस्पायर कर दे। तो इंसान को कोई ताकत का डर नहीं होता जिसकी वजह से वो आपको ओबे कर रहा होता है। वो इसलिए ओबे कर रहा होता है कि उसे भी इल्म सीखने का, नॉलेज लेने का, स्किल्स लेने का शौक होता है। तो ये बड़ी बेस्ट पावर है दुनिया में। और याद रखना, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, जो लीडर्स होते हैं ना, वो हमेशा अपने फॉलोअर्स पे एक्सपर्ट पावर इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो हमेशा जो है वो इन्फ्लुएंस बाय इल्म करते हैं, कभी भी पावर इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, तो ये भी एक चीज़ है। इसका मतलब है कल को अगर आप मैनेजर बन गए और अगर आप अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी की बजाय अपनी एक्सपर्टीज की बुनियाद पे अपना सबऑर्डिनेट बनाएं और अपनी बात मनवाएं तो वो आपकी इज्जत दिल से करेगा। अच्छा बच्चों, अब आगे बात क्या? रेफरेंट पावर। ये बात जो है ना, ये थोड़ी समझने की है, ये आपको बड़े गौर से समझनी होगी। तो क्या आप गौर करें जरा, आप जरा एक आध लंबा सांस लेके बताएं कि आप रेडी हैं इसको समझने के लिए? ठीक हो गई बात। अब हम बात कर लेते हैं ये कि देखो बच्चों, बात ये है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई काम करवाना होता है किसी से, तो काम अगर थोड़ा टेढ़ा है या चले सिंपल सा एक काम है, चले जी मुझे अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का मीटर इंस्टॉल करवाना है, लेस्को में मुझे काम है, तो मैं एप्लीकेशन देता हूँ, उन्हें कहता हूँ देखो यार मैं एक टीचर हूँ।
जी बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मैं जस्ट अ मोमेंट फॉर रुका था ज़रा एक मैसेज देखने के लिए। आप ज़रा थोड़ा-सा स्टांस ले लें, हम इसको यहीं से शुरू करते हैं। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो मेरी मेरी स्क्रीन ठीक जा रही थी? अ, अच्छा ठीक है, अगर कोई मसला हो मैसेज कर दें, थैंक यू। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैं ये बात कर रहा था कि मुझे कोई काम करवाना है और मैं जो है लेट्स सपोज़ मैं जाके कहता हूँ यार मैं एक टीचर हूँ और मुझे ऑनलाइन लेक्चर पढ़ाने होते हैं, तो भाई ज़रा मेरा जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी का मीटर तो इंस्टॉल कर दो। अब वो सवाल करेंगे यार ये कौन साहब हैं जो आके हमारे रेगुलर प्रोसीजर को डिस्टर्ब कर रहे हैं और आके जनाब जो है हमें कह रहे हैं कि मेरा काम ज़रा जल्दी करो। तो ये एक सवाल पैदा होगा, हू इज़ द पर्सन? कौन है ये बंदा? ये किस तरह से आया है? थोड़ी देर बाद एक लाइनमैन, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे, कि एक लाइनमैन आता है और लाइनमैन आके कहता है सर वो बंदा आम आदमी नहीं है। पिछले दिनों गवर्नर सरवर साहब के साथ वो खड़ा था एक पार्टी में और चाय पी रहा था। साथ ही दूसरा लाइनमैन बोलता है कि सर वो बंदा आम नहीं है, वो तो जनाब परवेज इलाही साहब का राइट आर्म है, तो आप जरा ख्याल कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो है इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मेरा रेफरेंस है, वो जो मेरा इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से उन्हें मुझे रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। नतीजा ये होता है कि मैं उनके ऑफिस जाता हूँ, वो मेरे सामने चाय और बिस्किट रख देते हैं और इतनी देर में मेरी वाइफ की कॉल आती है कि ओ जी मीटर लग गया, इधर तो बिजली चालू होगी, आप कहाँ बैठे हुए हैं? तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड रेफरेंट पावर। माई सेल्फ इज एज अ पर्सन इज ओनली अ टीचर, but what happens, my relationships, my influence, my link is works with that. तो sometime ऐसा हो जाता है एक मजेदारी की बात इसमें आप ये बताता हूँ कि एक दफा ये हुआ कि आई वाज टॉकिंग अबाउट सेम प्रॉब्लम इन माय क्लास एंड इन दैट क्लास अ स्टूडेंट वाज सिटिंग एंड ही रेज हिज हैंड। उसने कहा सर मीटर का तो मसला ही कोई नहीं। मैंने कहा आप कौन है? कहता आई एम Arshad, his name was Arshad. I am CEO of Lesco. So you see, sometime your reference works. You may not works, but your reference works because your relationship is very good with others and who are the powerful people. तो आप ये कह सकते हैं कि रेफरेंट पावर कम फ्रॉम वन पर्सन्स लिंकिंग ताल्लुकात एंड रिस्पेक्टिंग अदर, दूसरों की इज्जत करना एंड आइडेंटिफाइंग विद हिज और हर इन द सेम वे, और उस फेमस को पहचाना जाए। जैसे कि सेलिब्रिटीज हैं, सुपरस्टार्स हैं, पर्सनालिटीज हैं, हैव रेफरेंट पावर, इनकी रेफरेंट पावर है, विच इज व्हाई दे कैन इन्फ्लुएंस एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट द पीपल बाय टू विच पॉलिटिशियन दे इलेक्ट, कि कौन सा पॉलिटिशियन उन्होंने इलेक्ट किया है, किस पॉलिटिशियन की तरफ वो जाते हैं। तो इससे एक रेफरेंस पावर जो है वो क्रिएट होती है। तो बच्चों आप यूं समझ लो कि आपके वालिद का कोई काम है किसी ब्यूरोक्रेसी में और वो इसलिए हो जाता है कि वो गवर्नर साहब के दोस्त हैं या वो पीएम के ऑफिस में काम करते हैं या वो कोई बहुत बड़े जो हैं वो ऑफिसर हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? ये सामने को। अच्छा मैं डिवाइस चेंज कर लूं अगर आप कहते हैं तो। उसमें लिखने की गुंजाइश नहीं थी, इसमें ज़रा लिखने की गुंजाइश है। मैं ऐसा करता हूँ एक तीसरी डिवाइस है, नेक्स्ट वीक तक रेडी कर लूँगा, वो ज़रा लेटेस्ट है टेक्नोलॉजी। तो कल फिर उस हाँ ठीक है, तो मैं इसमें वो दूसरी जो कोर i5 है उसको रेडी कर लूँगा कल के लिए और उसके बाद देखता हूँ राइटिंग के लिए वो अच्छी स्क्रीन मिल जाए मुझे। ठीक है, आज ज़रा गुजारा करा दीजिए मेरा। ठीक, ओके नाइस, थैंक यू। सॉरी बच्चों, मेरी स्क्रीन ज़रा थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही शायद आज, बिकॉज ये डिवाइस मुझे पसंद इसलिए है कि ये मेरी पुरानी डिवाइस है, उसमें मैंने बड़े बड़े लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं और उसके साथ ये है कि इसमें ये देखिए इसमें ये राइटिंग की जो ऑप्शन है ये बड़ी कमाल है। तो बहरहाल एनीवे आज ये फ्लक्चुएट कर रही है, कल से इंशाल्लाह मैं कोर i5 आईसी पे इसको ले जाऊंगा और मैं फिर उसके ऊपर कल इंशाल्लाह इसको करूंगा। ठीक है, और ये जो अभी आज आप काम कर लेते हैं इसी पे ही, तो कल इंशाल्लाह अच्छी वाली डिवाइस पे चले जाएंगे।
अच्छा बच्चों, लेकिन उसमें राइटिंग ऑप्शन नहीं, मैं राइटिंग ऑप्शन के लिए कोई अच्छी डिवाइस जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक चूज कर लूंगा। अच्छा बच्चों, अब आगे आ जाती है लेजिटिमेट पावर। देखिए लेजिटिमेट पावर क्या है? एक ऐसी पावर जिसको हम कहते हैं कि एक ओहदे की ताकत है, एक पावर ऑफ पोजीशन है, पावर ऑफ पोजीशन। वी कैन से दैट्स अ पावर ऑफ, यू कैन से दिस अ पावर ऑफ पोजीशन। आप यूं कह लीजिए आसान अल्फाज में अपनी नेटिव लैंग्वेज में, कुर्सी की ताकत। ये एक कुर्सी की ताकत है, ये एक आपकी जो है ये आप ये कह सकते हो कि ये आपकी ओहदे की ताकत है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये क्या है, ये हमारी ओहदे की ताकत है, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है ये जो ओहदे की ताकत होती है, पोजीशन होती है, क्यों होती है आपके पास? ये इसलिए होती है कि आप किसी हाई प्रेस्टिजियस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, आप किसी हायर पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यू आर वर्किंग एज अ कमिश्नर, you are working as a CFO, Chief Financial Officer, you are working as a HRD, यानी you can say Director Human Resource, या आपकी पोजीशन जो है वो जो है आपकी वो बड़ी सॉलिड है। तो आप ऐसी सूरत हाल में अपने आप को कहते हैं कि ये जो हमारी सिचुएशन है ये बेस्ट है बिकॉज आई एम ऑन अ गुड पोजीशन। तो आप एक अच्छी पोजीशन पर प्रिवेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यू आर वर्किंग विद अ हायर प्रेस्टिजियस पोजीशन एंड दैट इज व्हाई पीपल हैज टू ओबे। बिल्कुल, इसमें आप देखिए, इसमें सीधी सी बात है, अगर आप मैनेजर हैं तो आपके सबऑर्डिनेट को आपको ओबे करना है, ठीक है जी। तो मैं मैनेजर हूँ, मेरे सबऑर्डिनेट को मुझे ओबे करना है क्योंकि मेरे पास ये लेजिटिमेट पावर है। तो हम ये कहते हैं कि पावर ड्राइव फ्रॉम बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी within the organization structure according to position they hold within the organization। जो पोजीशन आप ऑर्गेनाइजेशन में होल्ड करते हैं, उस पोजीशन में चूंकि आप की पोजीशन पर हैं, आप टॉप पोजीशन पर हैं, इसलिए दूसरों को आपको ओबे करना होगा। मिसाल है प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, ठीक है जी, सीईओ की, किसी रिलीजियस मिनिस्टर की। तो ये एग्जांपल्स हो सकती हैं। लेकिन एक बात आपने हमेशा जहन में रखनी है कि लेजिटिमेट पावर वक्ती होती है। लेजिटिमेट पावर जो होती है वो टेम्पोरेरी होती है आपके पास। जितनी देर वो पोजीशन आपके पास है वो पावर भी आपके पास है। तो आप ये कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ पावर हाउएवर कैन बी अनप्रेडिक्टेबल एंड अनस्टेबल। इफ यू लूज अ टाइटल, अगर वो टाइटल लूज हो गया आपसे, पोजीशन, और आप कह लीजिए वो पोजीशन या पोस्ट लूज हो गई, योर लेजिटिमेट पावर कैन इंस्टेंटली डिसअपियर, वैनिश्ड, गायब हो जाएगी, ठीक है जी। इसलिए आपने देखा होगा जो की पोजीशन से रिटायर होने वाले हैं बाद में बड़ा याद करते हैं कि यार वो पोजीशन मेरे पास थी और मैं उसको बड़ी अच्छी तरह रन कर रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पोजीशन है कि जब तक आपके पास है, आपके पास लेजिटिमेट पावर मौजूद है। अब आ जाते हैं आप इसके ऊपर कि नेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल पावर। ये पावर जो आप ये कह सकते हैं कि बर्ट्रैम ने जब इसको इंट्रोड्यूस कराया तो ये आर्टिकल, एडिशनल आर्टिकल तकरीबन 6 साल बाद जाके लिखा है। उसके बाद एक दो चीजें और भी ऐड की गई इसके अंदर। लेकिन ये इंफॉर्मेशनल पावर ये है कि हैविंग कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल है और आप जो है मालूमात पे कंट्रोल रखते हैं, और जिस शख्स को भी इस मुतालिक मालूमात चाहिए वो कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, वो ऐसी चीज है वो सिर्फ आपके पास है। इसलिए आपके पास एक इंफॉर्मेशनल पावर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाइए, अकाउंटेंट की जो हैसियत होती है, अकाउंटेंट की जो पोजीशन होती है, या उसकी जो पोस्ट होती है, वो इस मामले में बड़ी पावरफुल होती है। जो भी आगे प्लान चलने वाला है, बजट बनने वाला है, वहां पर वैसे तो मैनेजर फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, मैनेजर अकाउंट्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये पोजीशन ऐसी होती है कि कई ऐसी मालूमात होती हैं जो इनके पास होती हैं। लेकिन चूंकि हमें हमारा जो एथिकल कोड होता है, जिसको हम प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं, वो हमें ये बाउंड कर देता है कि ये मालूमात हमने हाइड करनी है, लोगों से छुपानी है। हाल दो ये बहुत बड़ी पावर है, लेकिन हमें इसे इस्तेमाल करने की इजाजत इसलिए नहीं होती है एज एन अकाउंटेंट, क्योंकि हम उस एथिकल कोड के
पाबंद होते हैं जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने हमें दी है, तो ये बड़ी जरूरी होती है। तो स्टूडेंट्स मैं आज इसको ज़रा देख रहा था आपके सवालात को, तो यहाँ थोड़ा सा स्क्रीन मेरी में मसला आ रहा था जिसकी वजह से मैं इसे जो है वो आपको सम अप करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कर नहीं रहा था। तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका जो है जी डील जो है वो सारी की सारी आपके साथ यहाँ पे हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ पावर के ऊपर। आज हमने तो मैं कल जो इंशाल्लाह इसको रिव्यू भी कर दूंगा आपके साथ। अच्छा, एक बच्चे का सवाल है मेरे पास के एस्टिमेट पावर को ज़रा एक्सप्लेन कर दें। बेटा, ये पावर ऑफ पोजीशन है, आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे होते हैं उस पोस्ट के ऊपर आपको जो है वो जो इख्तियारात मिल जाते हैं। जैसे आप मैनेजर हैं तो आपको अपने लोअर स्टाफ पे क्या होंगे, इख्तियारात होंगे, तो हम इसको कहेंगे ये आपकी क्या है, एस्टिमेट पावर है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, यू कैन से बाज़ बच्चे जो है मेरा फ़ोन नंबर मांग रहे हैं। अच्छा, इसको मैं देखता हूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर से कहूँगा कि वो आपके साथ शेयर करें अपनी पॉलिसी के मुताबिक। अच्छा, और बाकी ज़्यादातर बच्चों के जो सवालात हैं वो आज ज़रा स्क्रीन के मतलब ही हैं ज़्यादा, तो वो ज़रा मैं इसको इंशाल्लाह जो है कल ज़्यादा अच्छे तरीके से अरेंज कर लूँगा। तो जो है इंटरनेट कनेक्शन माइट बी देयर सफरिंग लिटिल बिट, बट अच्छा, इंफॉर्मेशन पावर एंड एक्सपर्टीज पावर में डिफरेंस क्या है? देखिए बेटा, बात यह है कि इंफॉर्मेशनल पावर जो है वो किसी भी ऐसे बाख्तियार बंदे के पास हो सकती है जो किसी ऐसी पोस्ट पे है जहाँ पर इम्पोर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है। या तो वो अकाउंटेंट हो सकता है, ठीक है, वो बेशक निचले लेवल का अकाउंटेंट है, और या फिर वो कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट हो सकता है जिसके पास डेटाबेस है। दोनों के पास इंतहाई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और जहाँ तक ताल्लुक है एस्टिमेट पावर का, वो ओहदे की ताकत है। और जो आप कह रहे हो एक्सपर्टीज पावर, वो उसके इल्म की बुनियाद पे है, उसके नॉलेज की वजह से है। ठीक होगी बात? तो वो अपने नॉलेज की वजह से इसको जो है वो मैनेज कर रहा है। तो हम इसको सम अप कर लेते हैं। सम अप जब हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है इसका मतलब है मैनेजिंग पीपल एंड रिसोर्सेस। पावर के एतबार से मैंने कहा एक ऐसा अख्तियार जो कि जिसकी मदद से आप दूसरे से अपनी बात मनवा सकते हैं। और सोर्सेज ऑफ पावर में जो मैंने बात की आपके साथ कि डेट इज एक्सपर्ट होने की वजह से इख्तियार हो सकता है, ओहदे पर होने की वजह से हो सकता है, रिवार्ड देने की वजह से हो सकता है, और आपका इन्फ्लुएंस होने की वजह से रेफरेंट पावर हो सकती है। ठीक होगी बात? अच्छा, अब अगर आपके रिवार्ड पावर और जो है आप कह रहे हैं कोर्सिव पावर में क्या फ़र्क है? तो देखिए, रिवार्ड दिया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है, तो आप रिवार्ड दे रहे हैं, तो ये पावर है कि आप ये काम कर दो, मैं तुम्हें ये इनाम दे दूंगा, ये रिवार्ड पावर है। और जो आपकी कोर्सिव पावर है वो है कि कोई सजा ना दे दे, पनिश ना कर दे। जैसे वो कहते हैं यार फलां अफसर से बना के रखना, वरना तुम्हारी एपीआर खराब कर देगा, तुम्हारी एसीआर खराब कर देगा। तो ये जो है ये क्या है, ये आपकी पावर टू पनिश है। तो बाजुकात बंदे के पास रिवार्ड पावर नहीं होती लेकिन पावर टू पनिश जरूर होती है। मिसाल के तौर पे किसी जगह एक ऐसा ऑफिसर है जो पोस्ट करता है, लोगों की पोस्टिंग करता है, किस जगह किसको पोस्ट करना है। अब वो क्या रिवॉर्ड करेगा? वो अगर बुरी जगह आपको कहीं पोस्ट कर दे तो वो आपके लिए सजा बन जाएगी। ठीक हो गई बात? तो ये थिंकिंग एंगल है, आप जिस एंगल से भी इसको सोच लें। लेकिन आई होप दैट कि डेफिनेशनली ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर आपका वाइंड अप कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह आपके साथ इसी टॉपिक को रिवाइज करते हुए आगे इंशाल्लाह चलेंगे। ठीक होगी बात? सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।